हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करेंगे इन हिंदी। आज है 11 जनवरी। मैंने यूपीएससी के मेंस के जीएस के टॉपिक लिए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सके। मैंने वही टॉपिक लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है पहला GS 3 इंडिया जर्नी सो फॉर दी ऑल मिलिट्री वाइनब्रो। भारत की एआई सैन्य यात्रा। पिछले साल भारत का रक्षा बजट पे 6.21 लाख करोड़, जिसमें भारत की सेना के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर दिया गया था। मतलब जो 6.21 करोड़ सेनाओं के उन्नयन पे दिया गया था। भारत ने अपनी सेना में एआई सिस्टम की एकीकृत करना और विभिन्न प्रणालियों में उपयोग करने की दिशा में प्रगति की है, मतलब बढ़ावा दिया है। इंद्रजाल, श्वेता, ड्रोन सुरक्षा प्रणाली जैसे उत्पाद विकसित किए गए हैं। भारत ने अपनी एआई इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी टैंक दिग्गजों से निवेश आकर्षित किया है, जिसमें तेलंगाना में डेटा सेंटर बनाने के लिए लगभग 3 बिलियन का निवेश किया है। शायद ये डॉलर। बाधाएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एआई सिस्टम की प्रतिशत करने के लिए पर्याप्त डिजिटलाइजेशन डेटा का अभाव है। एआई सिस्टम चलाने के लिए आवश्यक डेटा सेंटर बहुत महंगे हैं। भारत की सेना को पहले से ही पुराने उपकरण जैसे पुराने विमानों को नए मॉडल से बदलने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, जो महंगा कार्य है। भारत की एआई नीति अभी भी बिखरी हुई है और कार्यान्वयन के लिए ठोस दिशा निर्देश का अभाव है। नेशनल स्टडीज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दृष्टि प्रदान करती है, लेकिन कार्यान्वयन के लिए तंत्र पर स्पष्ट नहीं है। मतलब जो हमारे कार्य कर रहे हैं वो काम हमारे स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। विदेशी मंत्री ने एआई की तुलना परमाणु हथियार से और इसे विश्व के लिए खतरनाक बताया है। 2023 के ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल जीपीए के दौरान पीएम ने एआई के अधिक का समय पक्ष के बारे में चेतावनी दी और इसे अत्यंत सावधानी से अपनी ओर जोर देना चाहिए। मतलब हमें एआई से जो भी काम करने हैं हमें उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो काम अच्छे से हो रहा है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को की अलग अलग प्रणालियों और संचार प्रथाएं हैं। ये संयुक्त अभियानों के लिए सिस्टम की अथक क्रियाशीलता और खरीद में बाधा डालेंगी। रक्षा एआई के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र इकाई PSUs पर निर्भरता बड़ी समस्या है। मतलब एआई विकास पर समस्या भी जाहिर की है। GS पेपर 2 भारत की युवा शक्ति के साथ नेतृत्व का निर्माण। 12 जनवरी सिस्टम युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक अनुभव पहल है जो भारत के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्राओं में शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मतलब जो हमारे लीडर्स हैं उनको हम विकास की यात्राओं में शुरू कर सकते हैं। उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की सामूहिक ऊर्जा संरचना और नेतृत्व क्षमताओं का उपयोग करके विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है। जो हमारे उद्देश्य हैं हमें उनके उपयोग को साकार करने का लक्ष्य करना है। राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। युवा शक्ति सशक्तिकरण और रचनात्मक के आदेश को प्रोत्साहन करते हैं। थीम सतत विकास के लिए, ये हमारी थीम है। SDG के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप इस महोत्सव में ऐसे कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक गतिविधियों शामिल हैं। महोत्सव डिजिटल
प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को देश के दूर दराज के कोनों से जोड़ने की अनुमति देता है। विकसित भारत राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स 11 से 12 जनवरी को नई दिल्ली में भारत के मंडप में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता, जो हमारी कार्यक्रम होगा दिल्ली में, उसकी हमारी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम बात करेंगे। युवा योगदान का सम्मान, नेताओं के साथ संवाद, तकनीकी और नवाचार प्रदर्शन, संस्कृति कार्यक्रम और नेतृत्व और नवाचार, ये हमारी कार्यक्रम की मुख्य विशेषता होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत मेरे युवा और एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं की राष्ट्र निर्माण गतिविधियां शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। जीएस पेपर 2 लोकल पावर, स्थानीय स्वयं शासन लोगों के जीवन बदलाव लाता है। मतलब जो स्थानीय स्वयं शासन है लोगों को बदल देता है। तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव कराने का संकेत देने के बजाय राज्य के कई जिलों में इन निकायों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकाय का कार्यक्रम 5 जनवरी को समाप्त हो गया है। ये सरकारी अधिकारी अगले 6 महीने तक कार्य करेगी। सरकार ने अपने फैसलों के समर्थन में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन का हवाला दिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों के वोट का सीमांकन होगा। दिसंबर 2024 में सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को ये आश्वासन दिया है कि सीमांकन पूरा किए बिना महिलाओं, एसटी व एससी के संरक्षण के लिए सीटें और पदों को लागू किए बिना कोई चुनाव अधिसूचना जारी नहीं करेगा। मतलब जब तक एसटी व एससी के लिए जो सीटें नहीं होंगी तब तक हम किसी के वोट के लिए जारी नहीं करेंगे, पद जारी नहीं करेंगे। सुरेश महाजन वनाम एमपी राज्य केस, एससी बोर्ड का सीमांकन या गठन किसी भी प्राधिकारी, विशेष रूप से राज्य चुनाव आयोग के लिए वैध कारण नहीं हो सकता कि वे चुनाव कार्यक्रम अधिसूचना ना करें। मतलब हम वैध कारण नहीं हो सकता है। तमिलनाडु अकेले ऐसा राज्य नहीं है जिसमें समय पर निकाय चुनाव नहीं कराए हैं। मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहर भी इस सूची में आते हैं। मतलब अकेला तमिलनाडु ही नहीं है, उसमें मुंबई और बेंगलुरु भी शामिल हैं। कमियों के बावजूद स्थानीय स्वशासन लोगों के जमीन में गुणवत्ता बदलाव लाता है। हमारी यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 1 है, आपकी राय में भारत में सत्ता की विकेंद्रीकरण ने जर्मनी स्तर पर शासन पारदर्शिता की किस हद तक बदल दिया गया है? ये हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, भारत में स्थानीय सरकार के एक अंग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन करें। सरकारी अनुदान के अलावा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किन स्रोतों पर विचार कर सकते हैं? ये हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीएस पेपर 3 2024 वाज द फर्स्ट ईयर टू ब्रांच ग्लोबल वार्मिंग लिमिटेड शो डेटा। मतलब 2024 का जो वैश्विक तापमान सीमा पार करने वाला पहला वर्ष देश रहा है, जो हमारा 2024 था, जो बीत गया है। अभी हमारा 2025 चल रहा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस CSC3S डेटा पहली बार है जब औसतन तापमान औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। विश्व नेताओं को उत्सर्जन में कटौती के उपाय पर सहमति होना और तापमान को 1850 से 1900 के औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक से रोका जा सकता है और इसे जितना संभव हो 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रखा जा सकता है। मतलब हम जितना संभव रख सकते हैं उतना हम नीचे रखा जा सकता है। कुछ वर्षों में एल नीनो या अन्य बड़े ज्वालामुखी विस्फोट को प्रभावित कर सकते हैं। ये संकेत देता है, मतलब एल नीनो ये संकेत देता है कि हम विस्फोट को प्रभावित कर सकते हैं। 2050 तक हम 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने के मार्ग पर हैं। 2024 में अतिरिक्त ध्रुवीय महासागरों का वार्षिक
औसत समुद्री सतह SST रिकॉर्ड 20 से 87 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो 1991 से 2020 के औसतन से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब इतना हमारा अधिक हो गया है। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ा तापमान के प्रमुख कारण में एल नीनो का प्रभाव भी शामिल किया गया था। यदि कार्बन बाजार के मोर्चों पर तेज और सार्थक कार्रवाई नहीं होती है तो विकासशील देश की शमन क्षमता पर गरिमा का प्रभाव पड़ेगा। मतलब हाँ, अगर हमने इस पर नहीं ध्यान दिया तो इस पर और अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने बुक अजरबैजान में हाल ही में असफलता बातचीत का उल्लेख किया है, जहां देश कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए यथार्थवादी वित्तीय पैकेज पर सहमति नहीं हो सके। औसतन वैश्विक तापमान में साल दर साल वृद्धि का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो बार बार होने वाली जलवायु आपदाओं से जूझ रही है। मतलब हमारी जो वैश्विक तापमान से दर वृद्धि की जा रही है, उससे हमारे औद्योगिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जो हमें जलवायु आपदा देखने को मिल रही है। हमारी जलवायु आपदा से UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जो जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा, भारत के हिमालय और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होगा, ये हमारा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने अपने द हिंदू न्यूज़ में इसलिए इस आर्टिकल इसलिए कंप्लीट किया है ताकि आप मेंस के पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिमाणों का वर्णन भारत द्वारा क्यों प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं, ये हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। आप इस मेंस के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। इंडियाज रैंकिंग ड्रॉप टू 85th हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स सिंगापुर टू टॉप ग्लोबल लिस्ट, मतलब हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हमारा भारत 58th रैंक पर आता था, जो आज हमारा बदल गया है। हैनल एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सिंगापुर लगातार दूसरे साल वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा है, जो 2024 में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग विश्व स्तर पर 80वीं थी। इस साल भारत की रैंकिंग 5वीं पैदान गिरकर 85वीं हो गई है। मतलब हमारी जो रैंकिंग है वो गिर गई है। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स एकमात्र ऐसा संसूचक है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के विश्व डेटा पर आधारित है। इस इंडेक्स में 199 अलग अलग पासपोर्ट यात्राएं गंतव्य शामिल हैं, जो 2025 में इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग पर आते हैं। भारत में 85वां रैंकिंग हमारे भारत स्थान लेता है, जो 85 स्थान है, और पाकिस्तान का 103वां स्थान है, जो 2024 में 101वां स्थान है। बांग्लादेश 100वें स्थान पर है, जो 2024 में 97वें स्थान पर था, और 2006 से 2025 के बीच के वर्ष के डेटा चार्ट के अनुसार भारत की सबसे खराब रैंकिंग 2021 में 90वीं रही, जबकि 2006 में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71वीं थी। जापान 2025 में दूसरे स्थान पर था, जो 2018 से 23 के बीच शीर्ष स्थान पर रहा है। 2024 में जापान और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान साझा किया है। अमेरिका 2015 से 2025 के बीच वेनेजुएला के बाद दूसरा सबसे बड़ा गिरावट दर्ज करने वाला देश है, जो 2वें स्थान से गिरकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन पिछले दशक के सबसे बड़े सुधारकर्ताओं में से एक हैं, जो 2015 में 94वें स्थान से जुड़कर 2025 में 60वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसी के पास द हिंदू न्यूज़ इन हिंदी
में वो पढ़ सके। आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।